हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसरकारी। आज हम करने वाले हैं न्यूज़पेपर फॉर 7th ऑफ मई 2024। सो फर्स्ट वन इज रिगार्डिंग मुस्लिम कोटा। यहाँ पे क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं ऑन द रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन। कैसे होना चाहिए, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, जो इक्विटी के प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर स्टैंड करता है कि नहीं करता है, पहले क्या जजमेंट्स आ चुके हैं ऑलरेडी। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन की बात हो रही है कि क्या एक सेक्युलर कंट्री जैसे इंडिया है वहां पे क्या रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन होनी चाहिए भी कि नहीं होनी चाहिए, और जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनका क्या उनका क्या स्टैंड है, वहां पे कितनी कितनी रिजर्वेशन है। सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसने मूव किया है फ्रॉम इक्वालिटी, जिसका मतलब है कि इक्वल ट्रीटमेंट देना सबको, टू इक्विटी, मतलब फेयरनेस के साथ डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देना, हर इंसान के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको इक्वल ट्रीटमेंट देना। यहाँ पे बहुत सारे कमीशन का इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जिसमें मंडल कमीशन भी था 1980 में, जस्टिस राजेंद्र सचर कमेटी भी थी 2006 में, एंड रंगनाथ मिश्रा कमेटी थी 2005 में। इन सब ने अलग अलग ऑब्जर्वेशंस दी थी। मंडल कमीशन जैसे बोलते हैं, एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया था जिसमें उन्होंने मुस्लिम कास्ट जो थी उसको इंक्लूड किया गया था इन द लिस्ट ऑफ ओबीसीज। राजेंद्र सचर कमेटी 2006, उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो मुस्लिम कमेटी है एज अ होल वो ज्यादातर बैकवर्ड थी एज द एससीज एंड एसटीज, या फिर कुछ कुछ सेक्शंस थे जो ज्यादा बैकवर्ड थे देन दी नॉन मुस्लिम ओबीसीज। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी 2007 ने नोट किया कि सजेस्ट किया कि 15% रिजर्वेशन होनी चाहिए फॉर माइनॉरिटीज, जिसमें से दैट वाज आल्सो इंक्लूडिंग 10% फॉर द मुस्लिम्स। यहाँ पे जो आर्टिकल्स आ जाते हैं इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 15 में क्लॉज 1 एंड 4, देन आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी की जो बात करता है, आर्टिकल 16 में क्लॉज 4 जो कि रिजर्वेशन की बात करता है इन फेवर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन्स। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की अगर बात करते हैं, जैसे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। केरला में 22% ऑफ द पॉपुलेशन जो है इट वाज इंक्लूडेड विद इन दी ओबीसीज, जिसमें से 22% जो ओबीसी की पॉपुलेशन है 22% मुस्लिम है। कर्नाटका की बात करते हैं तो 4% मुस्लिम रिजर्वेशन है विद इन दी ओबीसी कोटा। तमिलनाडु की बात करते हैं 30% ऑफ दी ओबीसी कोटा जो है उसमें से 3.5% रिजर्वेशन इज फॉर मुस्लिम्स, जिसमें से अपर क्लास मुस्लिम जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। ऐसे ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का भी केस है, जिसमें तेलंगाना में देखते हैं तो 12% ऑफ द रिजर्वेशन जो है इट इज फॉर ओबीसी मुस्लिम्स। यहाँ पे बात करते हैं कि 50% जो मैंडेटेड कैप है बाय सुप्रीम कोर्ट वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल। सो अकॉर्डिंग टू यू, क्या इंडिया जैसी सेक्युलर कंट्री में रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन होनी चाहिए, या होनी भी चाहिए तो उसको कैसे रेगुलेट करना चाहिए? इंडिया में ऑलरेडी रिजर्वेशन है मुस्लिम के लिए अंडर द एससीबीसी। मुस्लिम मुस्लिम हाँ, मुस्लिम ये होते हैं वो कौशिक हम ओबीसी में आते डायरेक्ट तो हम नहीं बोल सकते ना, रिलीजियस बेसिस पे वही एससी एसटी ओबीसी कैटेगरीज में, और जो प्रॉपर हैं। कंडीशन एससी में नहीं है, सेटिस्फाई होती है। एसटी हाँ, में और मतलब बीसी में। वही मैं बस ये बोल रही हूँ कि ये कैटेगरीज के अंडर रिजर्वेशन है। हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि रिलीजियस बेसिस पे हम रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मुस्लिम्स के लिए एक अलग डेडिकेटेड परसेंटेज ऑफ रिजर्व्ड सीट्स हैं। So Article 341 of the Constitution is also important regarding this. आर्टिकल 341 क्या बोलता है? देख लेते हैं। ओनली हिंदूज आर एंटाइटल्ड टू इंक्लूजन विद इन एससी, ले लिए उसको। और 1956 में सिक्स एंड बुद्धिस्ट वे इंक्लूडेड। मुस्लिम एंड क्रिश्चियन आर एक्सक्लूडेड इन एससी रिजर्वेशन। ऐसा क्यों है? क्योंकि मुस्लिम एंड क्रिश्चियन दोनों क्लेम करते हैं बेस्ड ऑन द रिलीजियस स्क्रिप्चर कि वहाँ पर कोई कास्ट सिस्टम नहीं होता है, बेस्ड ऑन द रिलीजियस स्क्रिप्चर। तो इंडिया में
ऐसा क्वेश्चन उठता है कि जब कन्वर्ट होना ही है मुस्लिम में और वहां पर भी एससी रहना है तो क्या फायदा हुआ कन्वर्ट होने से, तो इसलिए नहीं मिलता रिजर्वेशन। Article 341 is the Constitution of India gives President the power to identify certain caste, races and tribes as SCs for the purpose of the Constitution. कोई reservation के लिए. So this is only for SCs. ये वाला एक बार आप एक्सप्लेन कर दो रिगार्डिंग द ऑक्शन। इसमें बात हो रहा है कि जो 2G स्कैम हुआ था और उसके बाद 3G या 4G ऑक्शन होता है ऑफ द स्पेक्ट्रम, इट शुड बी गिवन टू द ट्राई, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहीं कोई डायरेक्शन देता है कोल्ड गेट वाले ऑप्शन में भी या फिर स्पेक्ट्रम बेसिस पर ऑप्शन में भी। तो इसमें क्वेश्चन उठता है कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरवीन कर सकता है इकोनॉमिक मैटर में, तो कर सकते अनटिल अनलेस देयर इज सम फॉर्म ऑफ मैल प्रैक्टिसेस और करप्शन, लेकिन जनरली ट्राई शुड बी इंगेजिंग इन ऑल दिस फील्ड। और तो ये ऐसे अभी सैटेलाइट बेस का भी हुआ था तो ट्राई ने किया था, ट्राई हैज टू एलोकेट, ऑक्शन नहीं हुआ था उसमें, सैटेलाइट बेसिस में एलोकेट किया। तो उसी ऑप्शनिंग पर से पहले क्या मेथड फॉलो किया जाता था? उससे पहले वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो बैंड्स हैं वो अलॉट किए जाते थे। तो वो अगेन उस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल करने के लिए और फेयर करने के लिए ऑप्शनिंग सिस्टम फिर हम लेके आए। और टेलीकॉम सेक्टर में एक इशू ये भी है जो टैक्सेशन के रिगार्डिंग है कि रेट्रोस्पेक्टिव मैनर में बात की जा रही है कि टैक्स इम्पोज किया जाएगा, तो दैट इज ऑल्सो वन वी कैन से पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट इज रिगार्डिंग एस्ट्राजेनेका, जिसमें कि हमने देखा TTS, दैट स्टैंड्स फॉर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, जिसमें ब्लड स्ट्रीम्स जो है उसके अंदर ब्लड क्लॉट्स देखे गए हैं इन रेयर केसेस। यहाँ पे बात की है लो इनकम कंट्रीज में बात करते हैं तो पर 1 लाख ऑफ पॉपुलेशन 24 डेथ वर कॉज्ड बाय दिस वैक्सीन ओनली। तो यहाँ पे बात हो रही है कि क्या क्या रिस्क हैं इस TTS सिंड्रोम के, जो कि एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड इंडिया में देखा जाता है, दैट वाज डेवलप्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उससे रिलेटेड है। तो इस पूरे आर्टिकल में बस यही बात की जा रही है कि कुछ रेयर साइड इफेक्ट्स तो हैं, बट वैक्सीन जो है उसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, पब्लिक हेल्थ टूल की तरह उसने एक्ट किया है कोविड के टाइम पे भी, पहले भी जो एपिडेमिक्स हुए हैं उसके टाइम पे भी। तो उसको कैसे रिटेन किया जा सकता है, साथ साथ में कैसे जो साइड इफेक्ट्स हैं और R&D करके उसको कम किया जा सकता है। क्लिनिकल ट्रायल्स और ज्यादा होने चाहिए, इसके अलावा एथिकल वे में होने चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में बात करते हैं तो 2.7 मिलियन पीपल जो हैं दे आर एट द डायरेक्ट रिस्क ऑफ कॉजिंग वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिसिस। जैसा कि पोलियो के टाइम पे भी देखा गया था, वैक्सीन ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था। RNA एंड वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म जो है, RNA बेस्ड वैक्सीन जो है, उनके लिए और भी ज्यादा हम कह सकते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल्स होनी चाहिए ताकि ऐसे साइड इफेक्ट्स को हम पहले डिटेक्ट कर पाए। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग सेक्युलरिज्म ऑफ द इंडियन साइंस। तो इंडियन साइंस की अगर बात करते हैं, IIA हमने रिसेंटली न्यूज में देखा था रिगार्डिंग द सूर्य तिलक प्रोजेक्ट, जहाँ पे राम मंदिर जो अयोध्या में है वहां पे बीम ऑफ लाइट कैसे उनके फोरहेड पे प्रिसाइसली पॉइंट की जाएगी बाय यूजिंग प्रिसाइज फॉर्मेशन ऑफ मिरर्स एंड लेंसेज, ताकि उस लाइट को कैप्चर हम कर पाए एंड डायरेक्ट कर पाए। तो IIA का ये रोल दिखाता है कि कैसे साइंटिफिक आउटरीच, साइंटिफिक टेम्परामेंट को ये बढ़ा रहा है। IIA की बात करते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड कैसे इसका इंटीग्रेशन हो रहा है
रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए भी और साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने में भी। यहाँ पे दो प्रिंसिपल्स की बात की जा रही है, एविडेंस बेस्ड थिंकिंग और रैशनल इन्वेस्टिगेशन। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होने चाहिए इन दी साइंटिफिक फील्ड। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे बॉडीज की, इंस्टीट्यूट्स की, CSIR दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड CBRI दैट इज सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन, स्टेट फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन है CSIR। और यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट सत्यम स्कीम की भी यहाँ पे बात हो रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ योगा एंड मेडिटेशन, जहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च का इंटीग्रेशन हम देख सकते हैं, साइंटिफिक वैलिडेशन या फिर रिसर्च ऑन पंचगव्य दैट इज आल्सो लेड बाय IIT दिल्ली, जहाँ पे हम बेसिकली मेडिकल पोटेंसी कितनी हो सकती है ऑफ द काउज मिल्क, काउ डंग, यूरिन, घी, कर्ड, उन सबको लेके आगे चल रहे हैं, जिसमें कि हमें पता चलता है जो इंडियन सेक्युलरिज्म है उसको कैसे एकोमोडेट कर सकते हैं बाकी रिलीजन्स के साथ भी, एंड जो इंडियन साइंस है वो कैसे एक यूनिक रोल प्ले कर सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वी कैन से कि इंडियन साइंस और रिलीजन जो है वो भी एक तरीके से इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है इन अ रैशनल मैनर, रैशनल और साइंटिफिक मैनर में। चाहे अब हम एंशिएंट टाइम्स की भी जब बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल लाइक चरक संहिता हम बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय आर्यभट्ट, तो साइंस और रिलीजन इंटरडिपेंडेंट रहा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इंडिया सेक्युलरिज्म। और जब हम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो देयर वी सी स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। तो इंडिया के केस में देयर इज नॉट द स्ट्रिक्ट सेपरेशन, नहीं है, थिंग्स आर इंटरडिपेंडेंट। So next is regarding mouth bacteria and उसका क्या रोल हो सकता है इन CRT दैट इज कोलोरेक्टल कैंसर। तो यहाँ पे पाया गया है कि ये बैक्टीरियम है एक टाइप का दैट इज कॉल्ड फ्यूजोबैक्टीरियम न्यूक्लिया एटम, जिसका काफी ज्यादा रोल है CRC में, कोलोरेक्टल कैंसर ट्यूमर जो होते हैं। अगर फ्यूजोबैक्टीरियम न्यूक्लिया एटम की बात करते हैं तो ज्यादातर ये ह्यूमन माउथ में पाया जाता है, बट इसकी लिंकेज इस टाइप के कैंसर के साथ और भी ज्यादा देखी गई है, जिसमें इम्यून सिस्टम का रोल आ जाता है एंड कैंसर सेल इवेजन का रोल आ जाता है। यहाँ पे 130 सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे जिससे पता किया गया FNA का रोल दैट इज फ्यूजोबैक्टीरियम न्यूक्लिया एटम एनिमलिस, जिसका लिंक किया गया है इस टाइप के कैंसर ट्यूमर से। एक टाइप का एनालिसिस यहाँ पे लिया गया जिसको बोल सकते हैं हम पैंजेनोमिक एनालिसिस, जहाँ पे जितनी भी जीन है स्पीशीज की उनको मैप करने की बात की गई। एक्सेसरी जीनोम मतलब ऐसा जीनोम दैट इज नॉट शेयर्ड बाय ऑल द मेंबर्स इन द सेम स्पीशीज, उसको मैपिंग की बात की गई। FNA का वहां पे रोल पाया गया इस टाइप के कैंसर में। यहाँ पे FNAC1 है, FNAC2 है, FNA डिफरेंट टाइप है जिसको एसोसिएशन पाया गया CRC ट्यूमर्स के साथ। CRC की बात करते हैं, कोलोरेक्टल कैंसर, तो 7th मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है इंडिया के अंदर। इसके केसेस 2004 से लेके 2014 में देखते हैं तो 20% इंक्रीज हुए हैं। इसके बाद 2.4% का अलार्मिंग रेट पे इंक्रीज हुआ है, एंड ज्यादातर जो लोग हैं 30 ईयर से कम एज है उनकी, 30 ईयर्स तक ही एज है, तो यंगर पॉपुलेशन जो है हमारी उसको ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है। तो ज्यादातर ये बैक्टीरियम जो है माउथ में पाया जाता है, बट अभी इसके जो इंस्टेंसेस है वो गट में भी देखे जा रहे हैं। तो CRC में इसका इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है। नेक्स्ट, इंडिया ऐसी कंट्री है that contributes for more than half of the malaria cases in WHO's Southeast Asian region। तो इंडिया मोर देन हाफ ऑफ द मलेरिया केसेस अकाउंट करता है। इसके बाद चीपेस्ट एंटी मलेरियल ड्रग दैट इज यूज्ड जिससे जो मॉस्किटोज हैं दे हैव बिकम रेजिस्टेंट, इट इज क्लोरोक्वाइन।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्री दैट इज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन। कैमरून ने लॉन्च की थी RTS वैक्सीन। एंड इंडिया में जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो दूसरी मलेरिया वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए काम कर रहा है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट टू अर्जेंटली हियर द पिटिशंस ऑन उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर्स। तो पिटिशन ने नोट किया है यहाँ पे कि 90% ऑफ जो फॉरेस्ट फायर्स हो रही है वो मैन मेड है, तो कैसे उसको हम हटा सकते हैं। NGT का यहाँ पे रोल आ जाता है एंड जो लोकल हैं उस एरिया के उनका रोल आ जाता है। यहाँ पे देखा है कि उत्तराखंड में इतनी ज्यादा फॉरेस्ट फायर होना आसान क्यों होता है, तो इसमें हम बात कर सकते हैं कि जो ड्राई लीव्स हैं वो काफी ज्यादा अमाउंट में वहां पे होती हैं, जिसकी वजह से फ्लेमेबिलिटी उनकी बढ़ जाती है जब हीट वेव्स आती है या फिर डायरेक्ट सन रेज आती हैं, तो उसको हम लाइव स्टॉक में यूज कर सकते हैं। पिट्स बना सकते हैं जिसमें जो ड्राई लीव्स हैं इनको कलेक्ट कर सकते हैं बेसिकली। एमिकस क्लाउड, ओके कुछ और है ये। सो 900 इंसिडेंट्स देखे गए पिछले 6 महीने में सिर्फ। NDRF का रोल आ जाता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, एंड IAF जो कि बम्बी बकेट किसी पास की वाटर बॉडी से वाटर को कलेक्ट करके वाया द हेलीकॉप्टर वो ड्रॉप करते हैं इन फॉरेस्ट फायर्स की साइट्स पे। तो इसमें कोऑर्डिनेशन और भी ज्यादा होना चाहिए जो साइंटिफिक एजेंसीज हैं इंडिया में, ताकि हम सोल्यूशन निकाल पाए। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि क्लाउड सीडिंग के ऊपर एक्सपेरिमेंटिंग जो हो रही है उसके साथ स्टेट ने कोऑर्डिनेट किया है विद IIT रुड़की। तो बेसिकली जो चिर फॉरेस्ट लीव्स होती हैं, क्योंकि ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे ज्यादातर होता है, उसकी वजह से इन जैसे कि चिर फॉरेस्ट लीव्स हैं, एक एग्जांपल है, हाई फ्लेमेबिलिटी होती है, उनकी इंटेंसिटी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है वो फॉरेस्ट फायर्स की। सो पब्लिक अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जैसे ही फायर स्टार्ट हो रही है या फिर उसको कैसे बचाया जा सके उसकी अवेयरनेस हम वहां पे लगा पाए। इसके अलावा हमने देखा था कि सैटेलाइट बेस्ड अर्ली डिटेक्शन अर्ली वार्निंग सिस्टम भी यूज किया जा रहा है, सो उसका भी इम्पोर्टेंट रोल आ रहा है। नेक्स्ट is regarding MRI, that stands for magnetic resonance imaging. इस आर्टिकल में ये हाईलाइट करा है कि MRI की वर्किंग कैसे होती है। इसमें मेजर रोल आता है हाइड्रोजन एटम्स का। क्या MRI होता है? सबसे पहले तो MRI यूज किया जाता है इमेजिंग के लिए। इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है ह्यूमंस में उसकी इमेजिंग के लिए यूज किया जाता है, जैसे अंदर हमारी बोन्स हैं, मसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं या फिर ऑर्गन्स हैं, उनकी डिटेल्ड इमेजिंग जो उसके लिए MRI को यूज किया जाता है। MRI वर्क कैसे करता है? तो बेसिकली हाइड्रोजन एटम जो होता है, हाइड्रोजन एटम जो होता है उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं उसको यूज किया जाता है MRI की कोर टेक्नोलॉजी में। और जो हाइड्रोजन एटम होते हैं वो बॉडी के फैट और वाटर कंटेंट में भी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 4 स्टेप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं MRI की वर्किंग को। सबसे पहले तो एक मैग्नेट होता है सुपर कंडक्टिंग, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जिस भी बॉडी पार्ट को हमें इमेज करना होता है उसके अराउंड। अब यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्सेस जनरेट की जाती हैं जो कि इस हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल को एक्साइट कर देती है, मतलब उसके एनर्जी लेवल को बढ़ा देती है। एंड फिर रोल आता है एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का जिसको हम बोलते हैं लार्मोर फ्रीक्वेंसी। ये जो लार्मोर फ्रीक्वेंसी होती है ये इस हाइड्रोजन एटम, ये जो हाइड्रोजन एटम है इसको रेजोनेट करती है एंड जो रेडियो वेव जनरेट की थी जिससे हाइड्रोजन का जो एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज हुआ था उसको एब्जॉर्ब करती है। ये वेरी करता है हमारा जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितना है या फिर कौन से बॉडी टाइप कितना क्या टिश्यू टाइप है वहां पे, उसके अकॉर्डिंग ये फ्रीक्वेंसी वेरी करती है। इसके बाद ये जो पल्स जनरेट हुई थी लार्मोर फ्रीक्वेंसी के थ्रू, सॉरी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू पल्स जनरेट हुई थी, जो हाइड्रोजन एटम है वो भी अपनी एनर्जी एमिट करता है। एंड इसके बाद जो एनर्जी इमिट उसने की डिटेक्टर एक होता है बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर में, वो इसको कैप्चर कर लेता है और फिर उसको जो कन्वर्टर होता है वो इस पल्स को कन्वर्ट कर देता है इमेज में, जिससे हमें एक MRI मिलता है किसी भी सॉफ्ट टिश्यू का जो बॉडी के अंदर होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है ब्रेन के लिए या फिर हम कह सकते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए क्रूशियल है काफी ज्यादा मॉनिटर करने के लिए। कैंसर जैसे डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स जो डिजीजेस होती है इसमें, डिमेंशिया या फिर एपिलेप्सी। सो बेसिकली
इसको यूज किया जाता है। फंक्शनल एमआरआई क्या होता है? फंक्शनल एमआरआई होता है जो ब्लड फ्लो है हमारे ब्रेन में, उसमें कैसे चेंजेस आ रहे हैं उसको ट्रैक करने के लिए, बेसिकली न्यूरल एक्टिविटीज क्या हो रही है ब्रेन में, उसके लिए फंक्शनल एमआरआई को यूज किया जाता है। तो यहाँ पे बस चैलेंजेस एसोसिएटेड जो है एमआरआई के साथ कि इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, एक्सपेंसिव होता है, तो सबके लिए वायबल नहीं है। डिस्कम्फर्ट होता है उस टाइम पे पेशेंट्स को, नॉइस काफी ज्यादा होती है, और इसके अलावा इसमें सेफ्टी इम्पोर्टेंट कंसर्न्स की बात। इसमें इम्पोर्टेंट सिर्फ वर्किंग ऑफ एमआरआई है और कैसे वर्क करता है, कहाँ यूज होता है, बस। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसा भी आपने मेंशन किया कि हाई कॉस्ट एसोसिएटेड है, तो हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उसके लिए 2023 में इंडिया ने हमने सबसे पहली बार अपना इंडिजिनसली डेवलप्ड अफोर्डेबल लाइटवेट अल्ट्राफास्ट हाई फील्ड नेक्स्ट जनरेशन एमआरआई स्कैनर जो है उसको हमने लॉन्च किया है। तो इससे पहले वी वर इम्पोर्ट डिपेंडेंट फॉर द एमआरआई मशीन, उसकी वजह से कॉस्ट और ज्यादा इंक्रीज हो रही थी। और अगेन जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इन टर्म्स ऑफ जो डेफिसिट क्रिएट होता है। सो इंडिजिनस मशीन के थ्रू वी कैन रिड्यूस दी हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑल्सो, एंड this has been done under the National Biopharma Mission of the Department of Biotechnology. एंड इसके साथ ही नाउ वी आर ऑल्सो प्रमोटिंग ए मेक इन इंडिया। ये अचीवमेंट तो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट इज मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड, तो विल बी एक्सपोर्टिंग दिस टू इवन डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि इसकी बिल्डिंग कॉस्ट या इम्पोर्ट कॉस्ट ऑलरेडी बहुत हाई लेवल पे है। तो टू मेक हेल्थ केयर मोर इंक्लूसिव, ये हमारे एक और इसके अंदर एक से की एम है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हम ये भी चाहते हैं कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है, जैसे हम बोल रहे हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और हमें एफर्ट्स या और ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत है, तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इज ऑल्सो इनटू दिस कि आने वाले टाइम में जैसे हमारी जो डिमांड है बाय 2030 इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इट विल बी ट्वाइस ऑफ द करंट जो डिमांड है फॉर द एमआरआई मशीन। तो उसके लिए अगेन इंडिजिनाइजेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ग्लोबली वी कैन से कि 70% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है it has zero access to MRI diagnostic methodology, तो 70%, तो like this is huge। तो इसमें इंडिया कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। जैसे हम बात करते हैं कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर या जेनेरिक मेडिसिन वो हम प्रमोट कर रहे हैं, तो मशीन इसमें हाँ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन द फैट एंड वाटर H2O के नाम में, और जो फैट में क्या होता है COOH होता है, और हाइड्रोजन जो होता है एटम, इट इज़ वेरी पावरफुल मैग्नेटिक मूवमेंट। इसका मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस के अंदर में जो एटम का स्पिन एक्सिस है वो फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा, और उसके अकॉर्डिंगली जो पूरा इमेज बन सकता है जहाँ जहाँ प्रेजेंट है ओवरऑल। अच्छा है, मतलब हाइड्रोजन एटम के हिसाब से बनता है इमेज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड जो एमआरआई यूज करते हैं। बस एमआरआई। नेक्स्ट नेक्स्ट इज रिगार्डिंग व्हाट इज कार्बन फार्म। तो यहाँ पे पहले तो कीवर्ड्स की बात करें तो रोटेशनल ग्रेजिंग क्या होता है, सिल्वोपास्टर, एंड देन कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव यहाँ पे नोटेड है, दैट इज 4/1000 इनिशिएटिव, जो कि COP21 में आया गया था। तो यहाँ पे कार्बन फार्मिंग की बात हो रही है कि कैसे कार्बन फार्मिंग मेथड को इंटीग्रेट किया जा सकता है एग्रीकल्चरल मेथड्स में, ताकि जो कार्बन कैप्चर और सीक्वेस्ट्रेशन है, स्टोरेज है, वो फार्मिंग प्रैक्टिसेस में कैसे इंटीग्रेट हम करें। ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस का रिडक्शन बेसिकली इसके इम्प्लीमेंटेशन से डायरेक्टली होगा। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज की यहाँ पे बात की है और उसके बेनिफिट्स की। सबसे पहले तो रोटेशनल ग्रेजिंग, मतलब सॉइल हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जाए लाइफ स्टॉक और पास्चर, डिफरेंट पास्चर्स का यूज करके। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन को इससे हम बढ़ा पाएंगे सॉइल में। देन एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस की यहाँ पे बात हो रही है डिफरेंट, कि लैंड यूज प्रैक्टिसेस जो है, जब ट्रीज या फिर उनको हम ग्रो कर रहे होते हैं हमारे क्रॉप्स को, तो क्या क्या प्रैक्टिसेस हम यूज कर सकते हैं। दो प्रैक्टिसेस की बात की गई है यहाँ पे। पहले तो सिल्वोपास्टर, जिसका मतलब है कि ट्रीज, पास्टर और लाइफ स्टॉक जो है, इन तीनों का इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, ताकि फार्म इनकम जो है उसको भी हम डाइवर्सिफाई कर पाएंगे लाइफ स्टॉक और इन सब का इंटीग्रेशन से, एंड जो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन है उसको भी बढ़ा पाएंगे। देन एक और जो यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग मतलब बेसिकली रोज में आप क्रॉप्स को बढ़ा रहे हो, जिससे कि उनको शेड मिल रही है, जो सॉइल इरोजन है वो कम हो रहा है, कार्बन स्टोरेज भी बढ़ेगा।
फिर यहाँ पे बात हो रही है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में रेजिड्यू क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, जो कि स्टबल होता है, उसको कैसे हम मैनेज कर पाएंगे जिससे कि ऑर्गेनिक मैटर जो है सॉइल का वो एनहांस होगा। जीरो टिलेज की बात हो रही है, मतलब जो सॉइल का स्ट्रक्चर है और ऑर्गेनिक कंटेंट है उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा क्रॉप रोटेशन, ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स को ग्रो करना जिससे कि सॉइल हेल्थ और बायोडाइवर्सिटी को हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज को प्रमोट करना ताकि सॉइल फर्टिलिटी बढ़ी रहे। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे यहाँ पे जो कार्बन फार्मिंग से रिलेटेड थे। क्या क्या अप्रोच हम रख सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट साथ में कर सकते हैं जिसमें रोटेशन ग्रेजिंग हमने देखा। इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव की अगर बात करें तो 4/1000 इनिशिएटिव की बात हो रही है जो कि COP21 में लॉन्च किया गया था इन 2015, जिसमें बात होती है कि सिंक और जो ग्रीन हाउस गैसेस है जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, कैसे उनका मैनेजमेंट होना चाहिए। जैसे ओशन है, एटमॉस्फेयर है, दे आर फिल्ड विद द कार्बन, तो क्या कार्बन फार्मिंग जो है उसको कैसे यूज किया जाए ताकि वो इफेक्टिव सीक्वेस्ट्रेशन में हेल्प कर पाए हमारी। तो कार्बन फार्मिंग मतलब एक अगर लाइन में बोला जाए तो कार्बन बजट और कार्बन को वापस से डिसॉल्व करना सॉइल के अंदर है, यही हुआ ना, हाँ, कार्बन हाँ, ताकि सिक्वेस्ट्रेशन, हाँ, पोल्यूट नहीं करे। फोकस है। मतलब जो कार्बन साइकिल हाँ होती है सब कुछ। जैसे कि ठीक है। कार्बन साइकिल में भी बात करते हैं तो 4 स्टेजेस होते हैं। पहले फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन और फिर कंबशन। हम्म नेक्स्ट इज रिगार्डिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो यहाँ पे नेस्टे कंपनी मेंशन्ड है, दैट इज अ फिनलैंड बेस्ड कंपनी जो कि बना रही है 100% रिन्यूएबल वेस्ट यूज करके पीछे करो, नहीं इस है। SAF को। सो हाफ हार्टेड क्लाइमेट चेंज वर्डिक्ट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को एक्सटेंड किया है टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ लाइफ एंड इक्वालिटी, जिसमें इंक्लूड किया जाएगा क्लाइमेट चेंज से जो इल इफेक्ट्स होते हैं उसको भी, उससे भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है कि कैसे ये जजमेंट आगे के कोर्स को शेप कर सकता है, बट कुछ कुछ लूप होल्स हैं अभी भी जो रहते हैं, जो कि पोस्ट किए जाते हैं बाय दी मेगा सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स, जिसमें हम देखते हैं कि उनका कितना इम्पैक्ट होता है वहाँ के सोसाइटी पे, इकोसिस्टम का डिस्ट्रक्शन होता है, लैंड डिस्प्लेसमेंट होता है, उनको कैसे एड्रेस किया जाना चाहिए। जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के केस में हम देख सकते हैं कि हमें उसका कंजर्वेशन भी करना था, बट जो एनर्जी प्लांट्स हमारे चल रहे हैं उसको भी नहीं हम रोक सकते। तो जो ओवरहेड वायर लाइंस थे उसको हमने अंडरग्राउंड बनाने की बात की। तो कैसे इसमें डिसेंट्रलाइजेशन हो। इसमें बोला जा रहा है ओवरऑल कि आप जो क्लाइमेट फ्रेंडली जो ऑल्टरनेटिव्स है, फॉर एग्जांपल विंड सोलर, क्या वो सही में क्लाइमेट फ्रेंडली है? मेगा डैम, ऑलरेडी उसके अंदर में कार्बन एमिशन कम होता है। डैम हाइड्रो पावर, उससे कार्बन एमिशन कम होता है, कोल से अच्छा है, लेकिन इट इज कॉजिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस, इट इज डिस्टेबलाइजिंग द इकोसिस्टम ऑफ द हिमालयन रीजन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कम्युनिटीज। सिमिलरली सोलर पावर में भी देखा जाता है इट इज डिस्ट्रॉइंग द वाइल्ड लाइफ। तो उसको कैसे ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ बनाए और सस्टेनेबल। तो इसमें बात हो कि डिसेंट्रलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर एप्लीकेशन हेल्प हो सकता है। फॉर एग्जांपल रूफटॉप सोलर फार्मिंग, पीएम कुसुम, छोटे छोटे सोलर प्लांट स्टैब्लिश कर सकते हैं इन द बैकयार्ड ऑफ द एग्री फार्मिंग। तो यही है। जैसा कि ग्रेट निकोबार में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एयरपोर्ट बनाने की बात हो रही है, तो वहां पे हम्म भी रेन फॉरेस्ट बहुत ज्यादा हम्म डिस्टॉर्शन होएगा इन इंडिजिनस कम्युनिटीज। क्वेश्चन ये उठाया गया कि जो सस्टेनेबिलिटी यूज कर रहे हैं क्या वो सही में सस्टेनेबल है ऑल्टरनेटिव्स के। तो इसमें बोल सकते हैं कि एक ऑल्टरनेटिव इन द कोस्टल एरिया वो हो सकता है करंट करंट बेसिस पे हम लोग देखे थे साइंस एंड इन्वायरमेंट ओशन वाले में। कर ओशन करंट के हिसाब से आप करंट बना सकते हो पावर। फिर टाइड लो टाइड उसके हिसाब से बना सकते हो, ऑल्टरनेटिव वो हो सकता है। रूफटॉप सोलर पावर प्लांट हो सकता है ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग इंडियाज ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर। यहाँ पे बात की है कि ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर का एक्सपेंशन हुआ है बाय 28%। सो कैसे हम उसको और बढ़ा सकते हैं। 2021 में ग्लोबल जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो $300 बिलियन क्रॉस कर गई थी,
इंडिया में 1.1% उसका शेयर है। सो कोड्स और रूल की बात यहाँ पे हो रही है, दैट इज आईटी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021। इंडिया टेक एड की बात हो रही है यहाँ पे, जो गोल है $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनने का। इसमें हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट जॉब एरियाज भी आए हैं, जिसमें एनिमेशन है, विजुअल इफेक्ट्स है, गेमिंग भी है, एक्सटेंडेड रियलिटी है, एक्सटेंडेड रियलिटी टास्क फोर्स है। इसके अलावा जीएसटी रेट की बात की जा रही है ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, कि कैसे उस इंडस्ट्री को भी हम सस्टेनेबल बना सकते हैं आगे के लिए, एंड वुमेन पार्टिसिपेशन को भी बढ़ा सकते हैं इस गेमिंग सेक्टर में, जो कि एक वायबल करियर ऑप्शन की तरह इवॉल्व हो रहा है धीरे धीरे। तो जो विजन है हमारा 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनने का, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है हमारा गेमिंग सेक्टर भी। कौन सी कंट्रीज में मतलब वी कैन से कि सबसे लार्जेस्ट गेमिंग इंडस्ट्री है? तो सबसे ज्यादा यूएसए में है, $46 बिलियन वर्थ, फॉलोड बाय चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये कल भी नेक्स्ट किए थे, इज स्टार लाइनर ले लेते हैं। तो पहले इस नासा के जो अपने स्पेस शटल थे, इसको रिटायर करने की बात हुआ, तो इट इनवाइटेड कमर्शियल स्पेस कंपनी, दो कंपनी स्पेसएक्स एंड बोइंग, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना। उन्होंने बनाया बोइंग फर्स्ट क्रूड फ्लाइट, उसको बोइंग स्टार लाइनर बोलते हैं। वो एक तरह व्हीकल है जहाँ इसके अंदर में बैठ के एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं, और यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। और इट विल बी लॉन्च्ड बाय एटलस वी रॉकेट, और एटलस वी रॉकेट के ऊपर में छोटे से स्पेस क्राफ्ट रहेंगे स्टार लाइनर, वो फिर दोनों पहुंचाया जाएगा आईएसएस। आईएसएस के बारे में बात कर लेते हैं बस। यहाँ पे बात हो रही कि हाउ द इश्यूज रिलेटेड टू डिलेड पेमेंट्स ऑफ एमएसएमईज, उनको कैसे रिजॉर्ट किया जाए, जहाँ पे हमने ट्रेड्स प्लेटफॉर्म की भी बात की थी एक दो दिन पहले, जिससे वो मेक श्योर करता है कि जो पेमेंट है टू द एमएसएमईज वो टाइमली हो जाए। यहाँ पे पेमेंट साइकिल की बात हो रही है कि 90 to 120 डेज तक वेरी करती है। उसके अलावा बड़ी कंपनीज जो हैं वो ऑर्डर्स कैंसिल कर देते हैं टू रजिस्टर दी एमएसएमईज, एंड लॉन्गर पेमेंट साइकिल हो जाती है, जिसकी वजह से डिलेज होते हैं। अनरजिस्टर्ड एमएसएमईज भी हैं, तो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए बेसिकली हमें इस पूरे प्रोविजन में। मानसी, फॉर इफ यू वुड एग्जाम्पल लाइक टू उद्यम ऐड। रजिस्ट्रेशन, हाँ, उद्यम रजिस्ट्रेशन जहाँ पे एमएसएमई रजिस्टर करेंगे, और उससे एक तरह से क्या हुआ, उद्यम पोर्टल वो हेल्प करेंगे बाकी एमएसएमई को टाइमली पेमेंट इंश्योर करने के लिए। और बाकी जीएसटी में भी हम लाइक सेपरेटली एक इस पर्टिकुलर स्कीम है जो एमएसएमईज के लिए सिस्टम थोड़ा और इजी है, मतलब उनको मंथली फाइलिंग्स नहीं करनी पड़ेंगी क्योंकि जो स्केल ऑफ बिजनेस है वो थोड़ा छोटा है। तो वो भी एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए स्टेप लिया गया था। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की बात। समाधान पोर्टल भी है। हाँ, समाधान पोर्टल जो कि ड्यूज हैं इन एंटरप्राइजेस के, उसके लिए है बेसिकली ठीक है। समाधान पोर्टल एंड उद्यम असिस्टेंट प्लेटफॉर्म। तो वी हैव कंप्लीटेड। तो आज स्टार्टिंग से वी विल डिस्कस कि मुस्लिम कोटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी है एरियाज में, एससी को छोड़ करके एसटी ओबीसी में है, अलग से नहीं है लेकिन उनके अंदर में लिया जाता है एससी बीसी के अंदर में। आर्टिकल 341 डिसाइड करता है कि प्रेसिडेंट ऑर्डर टू इंक्लूड सम ऑफ द कास्ट इनटू रिजर्वेशन। ट्राई डीओटी ऑक्शन करते हैं। एस्ट्राजेनेका का बात किए। सेकुलरिज्म, इंडियन साइंस दोनों है। रिलीजियस एस्पेक्ट पे बात करते हैं और सेकुलरिज्म भी है। एग्जाम्पल सत्यम। फिर एमआरआई कैसे काम करता है, हाइड्रोजन एटम वो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन करते हैं, उसी कारण we get some of the images of that soft tissues। एमआरआई कैसे वर्क करते हैं वो डिस्कस किया। कार्बन फार्मिंग है क्या, उसके बाद फिर क्लाइमेट चेंज में से क्वेश्चन उठाए कि क्या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव है, क्या वो सही में सस्टेनेबल है लॉन्ग टर्म में। गेमिंग सेक्टर में भी डिस्कस की 18% जीएसटी रेट है, कैसे उसको कम करके और